जो लोग घर पे हैं उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है? जो लोग घर पे हैं उन्हें आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ रही है बेटा? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने और आपने प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की। अच्छा, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, दैट व्हाट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, बस बेटा, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। अच्छा, अब ये स्पेशलाइजेशन क्या है ज़रा समझिएगा। देखिए, मैं पहले इसकी एक एग्जांपल दे दूं एंड देन वी हैव टू मेक इट अलाइन बाय आवरसेल्फ। व्हाट स्पेशलाइजेशन इज ऑल अबाउट। आप देखते हैं बानो, तो स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल अगर आप देखें तो आप देखिएगा दुनिया के कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर प्रोड्यूस करने में उनका एक अपना रिलायंस है, एक अपना एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो आपको नज़र आएगा कि जो जापानीज़ हैं, जो जर्मन्स हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दे लीड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। इसी तरह जो मेडिकल इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी देखिए, रोड स्क्रैपर्स, क्रेन्स, बड़ी बड़ी। अब मैं कुछ कंपनीज़ के नाम लेता हूँ, जैसे कैटरपिलर, जैसे काटू, जैसे हिटैची, जैसे वॉल्वो। नाम सुने ये सारे, आपने कभी देखे हों, आपने शायद इसका किसी ने टीवी देखा हो, किसी ने कैटरपिलर के जूते देखे होंगे। ये सारी जापानीज़ कंपनी है। और अगर आप इनके प्रोडक्ट लाइन में जाएंगे तो ये ऐसी ऐसी हैवी मशीनरीज बनाते हैं। इस बिल्डिंग की जितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ये बनाते हैं। और काम क्या है, वो जो हैवी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, मतलब इसकी जो इनकी सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट है और जो रोबोटिक्स है, उसमें जापानीज़ का कोई कंपैरेटिव एंगेजमेंट ही नहीं है। दुनिया को अगर हैवी मशीनरी बनवानी हो ना, वो सीधा जापानीज़ के पास या जर्मन्स के पास जाते हैं, वो बना के दे देंगे। एविएशन में जाइए, जो बड़े नहीं पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, आपने देखा दुनिया की दो बड़ी कंपनी, ऐसे और भी हैं छोटी मोटी बहुत सारी हैं, लेकिन दो बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास इस हद तक स्पेशलाइजेशन एंगेजमेंट है इसका कि आप सोच नहीं सकते। एक बोइंग एवर्ट अमेरिका, जो बोइंग आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है ना, जब कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो बड़ा जहाज़ आपको मिलता है तो वो बोइंग होता है। और एक होता है फ्रांस का एयरबस, ठीक है ना, लीडिंग एज पे है। एवेंटस है, रशिया का एक और कंपनी है, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए बनाता है, और कोई मुल्क लेता हो तो आई डोंट नो, लेकिन वो रशिया के लिए ज़्यादा बनाता है। तो मेजॉरिटी प्रोडक्शन। इसी तरह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने नोटिस किया है, मैं नाम लूँ, ये जो मशीन मेरे आगे रखी हुई है, लेनोवो थिंकपैड, जो पहले IBM के नाम से था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर आपने नाम सुना होगा डेल, आपने नाम सुना होगा HP, आपने नाम सुना होगा एसर, आपने नाम सुना होगा वो क्या नाम है उसका, एप्पल। सब कहाँ की हैं भाई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ की? यहाँ की। ये एक लांडी में और कोरंगी में एक कंपनी है। अबे कहाँ कहाँ से आई बहन? ओह, पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान में तो अभी टेक्नोलॉजी हम तो एडॉप्ट करते हैं, हम इस मामले में तो हम बिसारी नेशन है ना, हम कोई टेक्नोलॉजी ख़ास प्रोड्यूस तो नहीं करते। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि एक दो कंपनीज़ हैं वो कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजी पे काम कर लेती हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियों पे, थोड़ा बहुत कुछ असम्बली के साथ थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर, लेकिन मेजॉरिटी जो हम तो वो इम्पोर्ट करते हैं सारी टेक्नोलॉजी। तो स्पेशलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक ही काम को स्पेसिफिक इंगेजमेंट के साथ कर रहे होते हैं, so you have an ability to produce that particular commodity at the lowest possible cost and the minimum allocation of resources that you have been aligned in order to produce that good. जैसे अगर मैं ये फ़ोन बनाने की बात करूँ, हम बनाएंगे तो हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज लगाएंगे और कम आउटपुट बनाएंगे। स्पेशलाइजेशन क्या है कि आप कम टाइम में, कम कॉस्ट में ज़्यादा बेहतर आउटपुट को प्रोड्यूस करें। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। सो ये स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और ये उसी वक्त होता है जब आप लार्ज स्केल एंगेजमेंट पर जाते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। एक ही देखो ना, अब टोयोटा है, कब से गाड़ियां बना रहा है, होंडा कब से गाड़ियां बना रहा है, HP, डेल कब से कंप्यूटर्स बना रहे हैं। कुछ कंपनीज को तो 100 साल हो गए। अब वो बार बार जब एक ही काम को करते हैं तो हर बार, जैसे आप अकाउंट्स का, मैथ्स का कोई सवाल पहली बार करते हो, सो यू आर इनडिफरेंट। पहले में तो उतनी आपको एक्यूरेसी मिलती है,
करा एक करा कुछ, जो अब इंटेलिजेंस भी है, लॉजिकल सेंस भी है, समझा कितना अच्छा है, टीचर ने कैसे समझा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसके बाद फिर आपको लगता है एक सवाल दो सवाल नहीं यार, अब मुझे ग्रिप आ रही है, 3 सवाल, अभी फाइनेंशियल्स करोगे तो फिर अंदाजा होगा। करते करते आप बोलते हो नहीं यार, आई नो द टेक्निक, अब दे दो कोई सवाल, मैं उसको पढ़ के डाटा अलग करूंगा, फिर आई कैन अलाइन माई मैसेज, मैं अब जल्दी कर लेता हूं। ये स्पेशलाइजेशन, समझ रहे? तो देखिए क्या लिख रहे हैं स्पेशलाइजेशन, कहता है जी स्पेशलाइजेशन अकर्स व्हेन, सही है, व्हेन वर्कर यूज स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीटिंग स्पेसिफिकली असाइंड टास्क। Specialization contributes directly to increase productivity and productivity levels and benefit firms for the economies of scale. ये economies of scale क्या है, मार्क करेंगे इसे। economies of scale का मतलब है कि lowest possible cost पर आप lowest average cost के ऊपर आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? So that what it is called specialization. कम टाइम, बेहतर आउटपुट, लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, ये तीनों मिले तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होता है, स्पेशलाइजेशन। क्लियर? और हर बिजनेस यही चाहता है कि हम कम से कम रिसोर्सेस को लगाकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें और हमारी एवरेज एलोकेशन जो कॉस्ट की है वो क्या हो, कम हो। डेफिनेटली भाई प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दिए ना सर ने, क्या पढ़ रहे थे? अबे तो हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ ले, तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल ये पढ़ लिया ना भाई। अच्छा अभी क्लासिफिकेशन पे हो, कैपिटल नहीं पढ़ा अभी, चलो अभी पढ़ाएंगे ना। तो वो जैसे ये अभी यहाँ तुम्हें सर पढ़ाएंगे ना, जब क्लासिफाई करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे, तो अभी शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा यार ये पता नहीं क्या है, टाइम पासेस, इंशाल्लाह विल टेक अ एज, आप फिर और तेजी से करेंगे, ये बच्चों वाली बातें लगने लगेंगी सारी आपको। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से फर्म को एवरेजेस कम आ जाते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो मैथ्स में भी कभी शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है ना? देखो जैसे अब आप कभी प्रॉफिट निकालने की बात करें, प्रॉफिट या लॉस को निकालने की बात करें, प्रॉफिट को हम पाई के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में वैसे भी, तो वो फॉर्मूला क्या होता है सर, रेवेन्यू को माइनस कर दें आप एक्सपेंसेस से। इकोनॉमिक्स कहती है एक्सपेंस नहीं है, ये बेसिकली आपकी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है, जगह थोड़ी सी, ये कॉस्ट है आपकी। तो रेवेन्यू में से आप अपनी कॉस्ट को माइनस करेंगे, देन यू आर एबल टू मेक इट मैक्सिमाइज, यू एबल टू ड्राइव द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा जी, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे हो, प्रॉफिट बढ़े कैसे? तो प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक रेवेन्यू को इंक्रीज करो, हाँ ऐसा ही है। तो जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन करेंगे, जब आप स्पेशलाइजेशन लेकर आएंगे, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम होने लगेगी, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना शुरू होगा। और हर बिजनेस जो कंपटीशन में होता है, अभी कंपटीशन है ना, गाड़ियों का देखो कितना क्लोज कंपटीशन, टोयोटा, होंडा, अब मार्केट में नई गाड़ी आ गई। मतलब आप अगर देखें, जैसे पहले टोयोटा होंडा थी, बड़ी गाड़ियां जो सेडान समझते हैं, डिग्गी होती है जिसके पीछे, मैं वही तो बता रहा हूँ। डिग्गी वाली गाड़ियों में पहले ऑप्शन दो थे हमारे पास, छोटी गाड़ियों में ऑप्शन एक था सुजुकी, बड़ी गाड़ियों में ऑप्शन दो थे, कौन से भाई, टोयोटा और होंडा। फिर अब किया मोटर्स आ गया, चिंगान मोटर्स की वो एल्सविन के नाम से एक गाड़ी जो डिग्गी वाली आ गई। अच्छा किया मोटर ने सेडान नहीं दी, उन्होंने स्पोर्टेज को छोटा करके एसयूवी दे दिया, वो क्या स्टॉनिक के नाम से। तो कंपटीशन बढ़ा ना। अब जब कंपटीशन बढ़ा तो हर कंपनी की कोशिश क्या है कि भाई कम से कम कॉस्ट पे हम काम करें, तो प्रोक्योरमेंट का काम बढ़ गया। अब बिजनेस के अंदर एक नया डिपार्टमेंट खोला है विच इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, कि आप सस्ता रॉ मटेरियल ला के दो भाई हमें, ताकि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो स्पेशलाइजेशन मुझे और आपको लेट टुवर्ड्स दैट एंगेजमेंट कि हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, और हम कम टाइम पे बेहतर आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाए। समझ? अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले दिन से ऐसा नहीं पढ़ाता था, 12-15 साल हो गए ना सीए पढ़ाते हुए, वैसे पढ़ाते हुए हो गए 20-22-24 साल हो गए। तो अब हम ये हमारा ये काम है। आप मुझे बोलेंगे ना 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है इकोनॉमिक्स का, मैं लपेट दूंगा। आप बोले मैं ऐसा चिपकाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पास भी हो जाएगा पेपर, लेकिन इकोनॉमिक्स उतनी नहीं आएगी जितनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसका काम आगे बहुत है, सिलेबस लंबा है ना। तो वो हमें ये कैसे आ गया
हमें यहाँ है स्पेशलाइजेशन, करते रहे, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ाते वी हैव एन एबिलिटी टू मेक इट रिक्वायर दैट कि अब हम ये काम आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आता है अगला कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। देखो अच्छा, एक और बात लिखी हुई है, इट रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। देख रहे हो तुम? तो इससे क्या होता है, टाइम भी कम लगता है। जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ये मैंने बोला भी आपको, ठीक है। एंड इट कट ऑफ टाइम अ वर्कर टेक्स टू स्विच वन प्रोडक्शन टू अनदर टास्क, तो ये है आपके पास। फिर आया डिवीजन ऑफ लेबर विच रेफर्स टू डिवाइडिंग प्रोडक्शन इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क एंड असाइन ईच टास्क टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ लेबर, ठीक है। establishing division of labor allow people to do specific tasks that they are good rather doing everything in a mediocre way। सारे काम नहीं करने इंशाल्लाह। अब जब तुम ऑडिट पे जाओगे 1-2 साल बाद, अल्लाह आपको आगे बढ़ाए इंशाल्लाह, और आप चलते रहें इस फील्ड में और कामयाब हो, तो जब तुम किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट करने जाओगे ना इंशाल्लाह, तो पहले तो तुम फाइनेंस वालों के साथ इंटैक्ट होगे, प्राइमरीली फाइनेंस डिवीजन से जुड़ोगे। भाई ऑडिट तो फाइनेंस और ट्रेजरी फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो लोग करवाएंगे, तो आप वहीं जाके आपकी एक जगह बना देंगे कि सर आपकी ये कुर्सियाँ, यहाँ बैठे हैं, आपका ऑफिस है, हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो बताएं। लेकिन तब आप नोटिस करेंगे कि हर बड़ा बिजनेस अपने ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स को डेवलप करता है, और जो बिजनेस जितने स्टैब्लिश होता चला जाएगा ना, वो इसकी हायरार्किकल एंगेजमेंट को और एक्सपोज करेगा। समझो इस बात को। मिसाल के तौर पे अब टोयोटा है या होंडा है या किया मोटर्स है, समझिएगा, अब उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होंगे, उनकी एक अलग टीम होगी, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होंगे, उनकी एक अलग टीम होगी। अब गाड़ियाँ चूँकि हाइब्रिड बन रही हैं, इलेक्ट्रिक हो रही हैं, तो उसमें वो कंप्यूटर वाले कार्ड भी लगते हैं, तो उनके पास एक कंप्यूटर इंजीनियर की टीम होगी। फिर कुछ लड़के लड़कियाँ ऐसे होंगे जिन्होंने MBA किया हुआ है, ACCA किया हुआ है, पार्ट क्वालिफाई हैं CA, वो उनके इंटरनल ऑडिट टीम में होंगे। एक वो लड़के लड़कियां होंगे जो कराची यूनिवर्सिटी से, IBA से, लाम से, CBM से, वो कहाँ है? वो एक लड़की आती थी, वो IBA का पूछ रही थी एक दिन, IBA लाम्स वाला, वेयर शी, यहाँ बैठी हुई थी। घर पे हो वो क्या नाम है तुम्हारा, शकीला बानो? बेटा अभी थोड़े दिन में लिखने का काम शुरू होगा ना, तो ये उड़ जाएगी नींद। अभी पहला चैप्टर ना थोड़ा थियोरेटिकल है, फिर उसके बाद ये सारा काम लिखने पे चला आएगा ना, तो फिर थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएंगे। ये है मसला, लिखने वाला काम नहीं है ना अभी, असल में सिर्फ थोड़ी थ्योरी है, इस वजह से। तो वो वहाँ पे IBA लाम्स यहाँ से पढ़े हुए ना लड़के लड़कियाँ होंगे जो जिन्होंने MBA किया हुआ HR में, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, सेल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमें होंगी। यह है डिवीजन ऑफ लेबर, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आगे हाँ, ये भी डिवीजन ऑफ लेबर। आगे बढ़िए, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, वी नो दैट कि आज प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। आगे बढ़ेंगे, अब आया कैपिटल फॉर्मेशन। कल याद है मैंने एक वो कैपिटल का फॉर्मेशन लिखवाया था आपको, है ना? याद है कैसे लिखवाया था? ज़रा दोबारा देखेंगे। सर ये लिख भी लेंगे अपने पास। सर देखिए, मेरी और आपकी इनकम, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, हाउस होल्ड की हो या इकोनॉमी की हो, नेशनल इनकम हो, इनकम के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा मेरा बेटा क्या होता है, सेविंग्स होती हैं। ठीक है, एक कंजम्पशंस हैं और दूसरा सेविंग है। फिर करते क्या हैं लोग, सेविंग को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, वो बिजनेसेस भी होते हैं, इकोनॉमी भी होती है और हाउस होल्ड भी होगा, इस सेविंग को क्या करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड accumulation of saving। जब हम सेविंग को accumulate करते हैं, जज़ाकल्लाह, जब हम सेविंग को accumulate करते हैं, so that what it is called wealth। समझ रहे हो? दौलत बन गई। आपने 10,000 बचाए, शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 12 महीने तक 10,000 रुपये बचाए तो 1,20,000 हो गए। इससे कोई बाइक आ सकती है, कोई फ़ोन आ सकता है ना, थोड़ी ज्वेलरी आ सकती है, ऐसे ही है ना। अब ये वेल्थ बन गई है।
और जमा किए 2 साल तक, 3 साल तक, अब ये 4, 5, 6 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है वेल्थ। अब इस वेल्थ को अगर आप एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, ये लिखने वाली चीज़ है, इसको ऐड करेंगे, सो ये जैसे ही आप इसे एक इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं इन्वेस्ट, तो मेरा बेटा फिर ये चीज़ बन जाती है क्या? ये बनता है कैपिटल। ठीक है, ये बन जाता है क्या? कैपिटल बन जाता है। अब सुनिएगा मेरी बात, कैपिटल जो है मजीद आगे जाकर अभी पढ़ोगे थोड़े दिन के अंदर, यही कैपिटल आपको क्या जनरेट करके देता है पता है? प्रॉफिट जनरेट करके देता है। क्योंकि अब इन्वेस्ट किया ना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, उनका असल मकसद क्या है? चाहे गुड्स प्रोड्यूस करें या सर्विसेज, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट प्रॉफिट। ये है। नहीं, बिजनेस बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता, वो फिर बिजनेस नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने पढ़ाया था ना वो शुरू में एक बात, तो वो अब वो उसका कोई ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात समझ में आती है? ये जो पूरा साइक्लिकल इम्पैक्ट है ना, ये जो चल रहा है, इसको कहते हैं क्या? कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस। लेकिन ये मैंने बताया एक स्केल पे, ये नेशनल प्रोसेस में कैसे काम करती है, हमें ये देखना है कि कैसे गवर्नमेंट मुल्क के अंदर, क्योंकि देखो जब तक ये वाला काम नहीं होगा ना, ये वाला काम, दो चीज़ें नहीं बढ़ सकती इकोनॉमी के अंदर, एक और दूसरी। पहली चीज़ क्या है मेरा बेटा? आउटपुट। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ये दो चीज़ें जनरेट ही नहीं हो सकती जब तक कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस ना हो। हमारे मुल्क में जो गुर्बत है या बेरोजगारी है, वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्लो है या ना होने के बराबर है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो जियो स्ट्रेटेजिकल भी हो सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े भी हो सकते हैं, वो और कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वो उन रीजंस की वजह से हमारे मुल्क में ये प्रोसेस स्लो है, इसलिए आपको बेरोज़गारी नज़र आती है, इसलिए आपको लोग और जॉब्स करते हुए नज़र आएंगे, एक से ज़्यादा जॉब्स करते हुए नज़र आएंगे, अलग अलग तरीके के काम करते हुए नज़र आएंगे। बच्चे जल्दी, वो जो स्कूल से जल्दी लेफ्ट ओवर है ना, बच्चे जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं, मैट्रिक पढ़ा काम पे लग गए। क्यों भाई? भाई फैमिली के पास, वो बेचारी फैमिली हैंड टू माउथ है, स्कूल नहीं भेज रहे बच्चों को। भाई क्यों नहीं भेज रहे? भाई मैं स्कूल भेजूँ यार, या ये काम, इनको मैं किसी घर पे काम करने लगाऊंगा तो 10,000 कमा के देंगे मुझे, तो मेरा तो गुजारा ही नहीं हो रहा है। वो और स्किल कर रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिटरेसी रेट कम है। अब ये सारे फैक्टर मिल करना एक सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। दुनिया की जितनी नेशन आगे बढ़ी वो दो तरीक़ों से बढ़ी। एक, उन्होंने अपने लोगों को लिटरेट किया, तालीम दी, ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते गए। और दूसरा क्या किया? उन्होंने इस कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को इंगेज किया। आप जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करोगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम से गुर्बत नहीं बढ़ेगी, ये कम होगी, इससे करप्शन बढ़ गई है और बढ़ती रहेगी। लैपटॉप बांटने से लोग स्किल नहीं होते, लोगों को स्किल सेट देकर लैपटॉप देंगे, मत दें आप लोगों को लैपटॉप। अरबों रुपए के लैपटॉप बांट रहे हैं। ओ भाई, आप आईटी सेंटर बनाएं, ग्राउंड फ्लोर पे रखें ट्रेनिंग सेंटर, कि यहाँ 6 महीने का कोर्स करो, ऊपर वाले फ्लोर पे जाके आओ, फ्रीलांसिंग का काम करो। ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दे दिया आपको, काम करो, जो भी प्रॉफिट आए उसका 20% गवर्नमेंट को दे दो, 80% घर लेके चले जाओ। लेकिन मसला ये है कि उनको करनी है शो, उनको दिखाना है, मतलब एक होता है ना भाई, तो मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। इन तरह की पॉलिसीज से मुल्क जहाँ था वो भाई वहाँ नहीं है। हम दुनिया भाग लगा रही है, आप रेंग रहे हैं, तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, आप तो पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं। मेरे और आपके घर अच्छे हो गए, मेरी और आपकी गलियां और मेरा और आपका माहौल जो है वो क्या हो गया है? इन इलाकों में जिन लोगों ने आज से 100, 20, 30, 40, 50 साल पहले घर लिया होगा, तो वो था 5 करोड़ रुपए का, ऐसे ही है, और गलियों की हालत बेहतर थी। आज घर हो गया 50 करोड़ रुपए का, मोहल्ले की हालत एक कौड़ी की नहीं है।
रोड देखें आप इधर के, ये देखें ना, अब एक एक प्लॉट की वैल्यू 50-50 करोड़ रुपए है इस जगह पे, और रोड देख लें आप हालत, तो आप बोले कौड़ी का रोड नहीं है। गांव में इससे कम से कम कच्चा होता मट्टी डाल के, वो तो बराबर तो होगा। इस पर तो गाड़ी आप 10 दिन चलाएंगे तो आपके सस्पेंशन और एक्सेल बाहर आ जाएंगे गाड़ी में। हालत देखें आप, पूरे PCHS का यही हाल है ऑलमोस्ट। कहीं रोड है होगा, थोड़ा बहुत है जो टूटों में बचा हुआ कहीं, तो या कहीं डल गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह डल गया है, अच्छी बात है। तो भाई ये तो हम पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे बेहतरी आए। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मेरे बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। आगे बढ़िए। ये इसकी थ्योरी है। और रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं मोहम्मद हमजा, आमदनी ना, रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं ना बेटा। कैपिटल फॉर्मेशन is the net capital accumulation, जमा करना, for a particular country, and it refers to the addition or increase in the stock of capital। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो कैपिटल स्टॉक है, उर्दू में आसान लफ्जों में कैपिटल गुड्स कह लें। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखेंगे, MCQ में आया हुआ ये। सो कैपिटल गुड्स हैं, सो इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन इज द यूज ऑफ करंट रिसोर्स टू क्रिएट कैपिटल गुड्स सच एज टूल्स, इक्विपमेंट, प्लांट्स। अब इसमें नेशनल रिसोर्स में डैम्स आ गए, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, अंडरपासेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे। आगे आइए। पहला प्रोसेस, पहले प्रोसेस में क्या है? क्रिएशन ऑफ सेविंग। अच्छा, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग लिखते हैं। जो बैठे हुए हैं ना, वो ये चीज़ें भूलते चले जाएंगे। वो काम की बातों को मार्क करें, जिन चीज़ों को मैं बोलूँ कि ये काम की बात है, वो कम से कम उतना लिख लिया करें, या तो ई पे लिख लो, जैसे अल्लाह ने सहूलत दी है, कोई पैड है, आईपैड है या कुछ है, तो उस पर मार्क करते रहो, उसी पे लिखते रहो। नहीं नहीं तो फिर क्या करें? स्टडी टेक्स्ट ले लें, उस पे लिखते रहें। स्टडी टेक्स्ट नहीं लेते तो कॉपी पे ले लें, मेन कॉन्सेप्ट लिखें, कैपिटल फॉर्मेशन, 1-2 बुलेट बना लें। पेंडू पर के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या। इसकी कहाँ है प्रैक्टिस बुक? MCQ की एक छोटी सी बुक है, जरूरत नहीं है उसकी। पहला स्टेप क्या है कैपिटल फॉर्मेशन का? क्रिएशन ऑफ सेविंग। अच्छा, अब सुनना मेरी बात, क्रिएशन ऑफ सेविंग डिपेंडेंट है 2 चीजों पे, एक पावर टू सेव, और एक है मेरा बेटा किस पे? विल टू सेव। एक है पैसे बचाने की कुव्वत और एक है पैसे बचाने की ख्वाहिश। अब जो ये पावर टू सेव है ना, सुनिएगा मेरी बात, ये पावर टू सेव है। इसका एक MCQ आया कि पावर टू सेव डिपेंडेंट किन फैक्टर पे है? तो वो 2 फैक्टर हैं, जरा बहुत इंपॉर्टेंट, जरा समझिएगा। पावर टू सेव के 2-3 प्राइमरी फैक्टर हैं जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर, सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन, दूसरा टैक्स, और तीसरा जो इन सब के ऊपर इम्पैक्ट देगा वो क्या है मेरा बेटा? वो है ग्रोथ इन इनकम। इनकम ग्रोथ लिख देता हूं, छोटा वर्ड लिखो। सुन रहे हैं मेरी बात घर वाले? सुन रहे हैं बेटा? तो लिखते रहिए ये। जैसे अगर मैं टैक्स रेट को बढ़ा दूं, सुन रहे हैं मेरी बात, या कम कर दूं, खुद बताइए। टैक्स रेट के बढ़ने या कम होने से आपकी बाइंग कैपेसिटी पे फर्क आएगा या सर आएगा? अगर इनकम में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो भी मेरी पावर टू सेव को बढ़ाएगी। क्यों? सुनिएगा। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इनकम I इज इक्वल टू C कंजम्पशन प्लस सेविंग।
सही है। इकोनॉमिक्स में इनकम को डोनेट करते हैं वाई से, आई से नहीं करते। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो सर आपने पहले आई क्यों लिखा? भाई मैं अगर डायरेक्ट y लिख देता तो कंफ्यूजन होती। पहले मैंने बताया कि आई लिखते हैं, लेकिन तो आई किसके लिए होता है? आई इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो इनकम को y से डोनेट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब ये जो y है, थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है तो ये पता होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा? इनकम। जैसे आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं, और कुछ हैं जिन्होंने ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है तो थोड़ी इंडिपेंडेंसी आ गई है। ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। कुछ कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता आप कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक आदमी कुछ भी नहीं कर रहा तो वो कंप्लीटली क्या है भाई? बोलो भाई वो क्या है? तो सेविंग और कंजम्पशन क्या है? जगह कम है मेरे पास तो पूरा लिख लेना। वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेविंग और कंजम्पशन दोनों क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी डेफिनेटली। तो जैसे ही इनकम में ग्रोथ आएगी आपकी पावर टू सेव बढ़ जाएगी, लेकिन इनकम की ग्रोथ को कंपनसेट कर देता है सेट ऑफ करना, समझते हो? खत्म हो जाना। जैसे एक बास्केट है, आप उसमें एक तरफ से पानी डालें और उसके बॉटम में सुराख कर दें तो कितना पानी भरेगा? फॉर टाइम इलैप्स कुछ भरेगा, लेकिन थोड़ी देर में वो सारा खाली हो जाएगा सर। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट इनकम की ग्रोथ के रेट के बराबर है तो फिर सेविंग नहीं हो पाएगी, फिर आप जहां थे वहीं रुक पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम बढ़ी 10% से और जनाबे माला मुल्क में महंगाई आ रही है 10%, तो भाई फायदा क्या हुआ इसका? अच्छा, इन्फ्लेशन का रेट हमारे मुल्क में 12%, आमदनी बढ़ रही है 10%, तो क्या होगा? वो तो सर ये तो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आएगा, रिवर्स ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आप पहले 10,000 बचाते थे, अब आप 8,000 बचा रहे होंगे, समझ रहे हैं? तो अब ये इनकम की ग्रोथ। फिर तीसरा फैक्टर जो सर ने लिखवाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट। महंगाई की जो शरह है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पावर टू सेव। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो है विल टू सेव, पैसा बचाने की ख्वाहिश। एक है ताकत, एक है ख्वाहिश। कब होती है ख्वाहिश? जब मुल्क के हालात अच्छे हों, आप साइकोलॉजिकल किसी प्रेशर में ना हो, आपको आपकी सेविंग का अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाले, सही है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने शेयर्स खरीदे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 50,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए, या 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए, या 50 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए कि यार ये कंपनी अच्छी है, मैंने शेयर्स लिए हैं, अच्छा प्रॉफिट देती आई है हिस्ट्री में और आगे बढ़ती रहेगी। अब ये 50,000, 5 लाख, 50 लाख जो भी आपने, 5 करोड़ जो भी आपने सेविंग की, अब वो 1 साल गुजरा, वो 5 लाख जो हैं वो बन गए लेट्स से 5,30,000 रुपये। तो ये ग्रोथ है। आपने बोला हाँ यार ये इट्स पॉजिटिव, मैं और पैसे बचा के डाल दूंगा, 10 लाख डाल दिए और वो बढ़ गया, आपके हो गए 15 लाख। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपने बोला नहीं यार ये अच्छा है, ये मतलब मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन आप डालें 5 लाख और मार्केट क्रैश करे और वो हो जाए 2 लाख, फिर क्रैश करे और हो जाए 1 लाख, फिर मार्केट बढ़े वो हो जाए 3 लाख, तो आप खुश होंगे? अब बोलेंगे अबे भाई यार एक बार 5 लाख पे आ जाए मार्केट, मेरे शेयर्स की वैल्यू, मैं बेचूं और बाहर निकालूं, जान छुड़ाऊं। तो ये जो इनस्टेबिलिटी है ना मार्केट के अंदर, जो बबल्स बनते हैं गैर जरूरी, बड़े अमीर लोग कमा के बाहर आ जाते हैं, गरीब बेचारा गया, लंबा हो गया, वो ले लो प्लॉट, ले लो बहरिया में ले लो, ऐसा बन गया वैसा बन गया। अभी जिन्होंने बेचारों गरीबों ने लिया था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ बचा बुचू के, वो उनके गले की घंटी बन गई, ना वो अंदर घुस रहा है, ना बाहर निकलना, ना रहने जा सकते हैं, ना बेच पा रहे हैं। कितने लोगों के कारोबार थे जो सेट हो गए थे, वहाँ पे घर बना लिए, अपना सब कुछ कर लिया, वो बेचारे उनके पास कुछ वो है ही नहीं, वहाँ पे काम ही नहीं। ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं बहरिया टाउन के अंदर, वो अब आप देखें तो सारी खाली, लोगों के पैसे स्टॉक हैं। भाई गवर्नमेंट से मामलात गड़बड़ हुए हैं। वो इमरान खान वाले चक्कर जो चल रहा है, वो पता नहीं है वो मिलियन पाउंड वाला जो नहीं केस इन पे बना हुआ है, अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला, उसके चक्कर में सब वो हुआ हुआ आगे पीछे मामला, तो वो अब वो फंस गए वो।
अब वो देख रहे हैं, अब वो लोग भी फंस गए हैं कि यार हमारे पैसे पता नहीं तोड़ ही दे गवर्नमेंट। इसी शारा फैसल पे एक बिल्डिंग थी यार, लोग रहते थे खुशी से। अभी जब बन रही थी तो आप अंधे थे? जिन लोगों ने परमिशन दी बिल्डिंग बनाने की, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, उनका गया कुछ? जिन्होंने करप्शन की, रिश्वत ली, बिल्डिंग बनाने के नाम पे पैसे लिए, जो बिल्डर था वो भी कमा के निकल गए, जिन्होंने करप्शन की, परमिशनें दी, वो भी निकल गए, और जिनके घर थे वो रोड पे आ गए। वो थोड़ी सी रोड पे थी, इलीगल जगह अप्रूव करवाई हुई थी उन्होंने, उसकी वजह से शारा फैसल पे बारिश का पानी जमा हो जाता था। बकौल वो उस वक्त जो वो थे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस पर नोटिस ले लिया और तोड़ दिया। भाई लोगों का क्या कसूर है? अभी बहरिया टाउन है, अब वहाँ लोगों ने पैसे लगा दिए भाई, रह रहे हैं लोग, स्कूल खुल गए हैं, हॉस्पिटल है अंदर, शॉपिंग मॉल है। अब आप बोलो, अब आप उसकी लीज भी नहीं है। तो भाई जब इतना बड़ा ये बन रहा था, कराची से बड़ी जगह है उनके पास, आप सो रहे थे, मस्जिद बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, शॉपिंग सेंटर बना दिया, और लोगों के पैसे लगा दिए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए घुसा दिए अंदर। अब आप बोलो ये इलीगल है, नोटिस लगा देते आप उसके ऊपर। तो भाई जब बन रहा था तो ये तो उस अथॉरिटी की, सबसे पहले तो उन अथॉरिटी वालों को पकड़ के आप उल्टा लटकाओ ना कि भाई तुमने इजाज़त कैसे दी गैर अनलीज ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की? ये नहीं बोलो टूट नहीं सकता। जिस दिन स्टेट अपने आप पे आ जाए ना, आप रोक नहीं सकते स्टेट को। भाई स्टेट की अपनी अथॉरिटी है, सारी फौज सारी पुलिस उसके साथ है। टूटेगा नहीं ये एक अलग बात है, टूट नहीं सकता ये अलग बात है, टूट सकता भी तो है। गवर्नमेंट बोले हम तोड़ रहे हैं, कोई आप लोग रोते रहें, चिल्लाते रहें। ये नहीं नस्ला टावर के लोग नहीं रोए थे क्या? जमात इस्लामी वाला आगे वीडियो बना रहे हैं, एमकेएम वाले आगे वीडियो बना रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, हम इनके साथ हैं। कोई साथ नहीं है भाई, सब अपनी पॉलिटिक्स करते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन जलील हो गए वो लोग। टेंटों में रहे, रिश्तेदारों के घरों में रहे। भाई मजाक होता है? आपके घर से कोई निकाल के बाहर खड़ा कर दे, अभी आप सोचो आपके साथ क्या होगा। कहाँ कितने दिन रहोगी खाला फुप्पो नानी के घर पे? आपका फ्रिज, आपका फर्नीचर, आपका, क्यों मजाक है यार। और मिडिल क्लास आदमी ये काम जिंदगी में एक ही बार कर पाता है कि अपना घर बना ले, आप तोड़ पीट के बराबर कर दिया आपने। तो स्टेट की अथॉरिटी के आगे तो आप नहीं चल सकते भाई। तो ये विल टू सेव है कि नहीं यार मेरे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मैं यहाँ बचाऊंगा तो पैसा बढ़ेगा, ये गुड। तो ये विल टू सेव है। उसके बाद आया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। देखो सेविंग जो होती है ना बुनियादी तौर पे, वो करते हैं ये लोग। ये कौन है? हाउस होल्ड। ये पैसा जाता है, हाउस होल्ड सेव करके अपने घरों में बचाते हैं, घरों से ये पैसा निकले बिजनेसेस के पास, और बिजनेस ये पैसा करें फिर क्या? इन्वेस्ट। ये है कैपिटल फॉर्मेशन का असल इंगेजमेंट। हाँ तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना, मैं ये भी तो कह रहा हूँ साथ साथ। आप देखें ना, हाँ भाई बचाओगी तो घर में ना, पहले कहीं रोड पे तो लेके नहीं घर की मेरी इनकम आ गई 5 लाख रुपए अभी मुझे मिले, इनकम मिल गई 3 लाख का मेरा खर्चा, ये 2 लाख रुपए ये ले इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो नहीं है। आप घर जाएंगी, एलोकेट करेंगी, सेविंग का प्रोपोर्शन अलग करेंगी, फिर प्लान करेंगी ना कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ऐसे ही होगा ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है द सेकेंड स्टेप, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला काम भी लिख लेना ना, ठीक है। The second step in the process of capital formation involve transferring saving, अच्छा देख रहे हो, transferring saving from household to for, ये है बस। तीसरे स्टेप में क्या है? ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, ठीक है। और ये तीसरा स्टेप क्या? इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। वो वाला नहीं काम करना है जो मैंने बताया था, मेरे अब्बू ने प्लॉट ले लिया सर बहरिया टाउन में, मेरे अब्बू, वहीं से कंटिन्यू नहीं हुई है। नहीं मर्ज कर दिया लास्ट टाइम भी हुआ था। चलें भाई, सो कैपिटल बोलें, इन्वेस्टमेंट बोलें, बात एक ही है। और ऐसे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ मेंस वेल्थ, इंसान की दौलत का वो हिस्सा। कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ मेंस वेल्थ विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर वेल्थ।
इंसान की दौलत का वो हिस्सा जो मजीद दौलत को प्रोड्यूस करे। जैसे आपने अपनी कुछ सेविंग्स की, सेविंग्स करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो गया और उससे आपको एट द एंड क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि आप पार्ट ऑफ मेन्स वेल्थ, इंसान की दौलत का वो हिस्सा जो मजीद वेल्थ को क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये एक आसान डेफिनेशन है और वैसे देखा जाए तो एन इंक्रीमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल व्हाटएवर। ठीक है, आगे आइए। फिर तीसरा काम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल एसेट। ये जरूरी है भाई। हमारे मुल्क में लोग अमीर हैं, मुल्क गरीब है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पर्सनल एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बिजनेस नहीं करेंगे, प्लॉट पे प्लॉट, प्लॉट पे प्लॉट, फ्लैट पे फ्लैट, गोल्ड पे गोल्ड, डॉलर पे डॉलर जमा किए जा रहे हैं। इससे आपकी नस्लें अमीर हो रही हैं और मुल्क बेचारा गरीब हो रहा है। ये हमारे साथ, हमारा मुल्क भीख मांगता है, लोग भीख नहीं मांगते। ये जो भीख मांगते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये आदी लोग हैं। वरना आप यकीन करें, काम करने वाले कराची में तो इतने काम हैं कि आपकी सोच है। आप यकीन करो, एक आदमी 5,000 रुपये ले, खाली 5,000 आज के दौर में कहीं से अलाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5,000 की स्टेशनरी खरीद के भी इस दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाएगा ना, तो वो 50,000 रुपये कमा लेगा यहाँ खड़ा होकर। 5,000 के खीरे काट के बेच दोगे ना आप रोड पे, सलाद किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होगे, वो भी बिक जाएंगे आपके। वो काम कम नहीं है भाई कराची में। ये जो भीख मांग रहे हैं ये आधी मुजरिम है, या आधी इन्होंने अपना प्रोफेशन बना ले, भैया हमने काम ही यही करना है क्योंकि ये इजी इनकम है। घूमते रहे इधर से उधर, घूमे आप, कुछ भी ना पढ़ना है ना कुछ करना है। जिस रेस्टोरेंट के बाहर आपको टाइम लगा 12-1 बजे, वहाँ बैठ जाए, आपको खाना मिल जाएगा। नहीं तो सैलानी है, ईदी है, चीपा है, आलमगीर है, जेडीसी है, बैतुस्सलाम है, ये आपको पेट भर भर के बकरे खिला रहे हैं। हम बकरीद में खाते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार खाते हैं, ये रोज़ खाते हैं। देखा नहीं मुस्टंडे होते हैं कितने ही। सेहतें देखो, भीख मांगने वाली की सेहत देख के, अपनी सेहत देख के अफसोस होता है कि यार ये क्या चक्कर है। क्योंकि हम जान बचाने के लिए बकरा सदका करके दे देते हैं सैलानी में, चीपा में, ईदी में। आप देख रहे हैं ना, यही होता है, जो कोई बीमार हुआ आपने बकरे को लिटा दिया। हालांकि मैं ईमानदारी की बात बताऊं, सदका देना बहुत अच्छा अमल है, हमें रोज़ देना चाहिए। लेकिन ये जो सदक़े के लिए बकरे ज़िबा करना है, ये अल्लाह की नज़र में कोई महबूब अमल नहीं है। क्योंकि उस मखलूक को भी तो अल्लाह ने बनाया ना यार। जो जानवरों पे रहम नहीं कर रहा है, आप एक जानवर पालें और उसको मारें ना, तो कल क़यामत के दिन आपकी कुट चढ़वाएंगे अल्लाह उससे। हाँ, तो अल्लाह इंसाफ करने वाले भाई। अल्लाह ने कोई जानवर को इसलिए बनाया है कि वो तो आपके फ़ायदे के लिए बनाया है। बकरीद में काटें वो एक अमल अच्छा है, चलो सबकी भलाई हो जाती है। इसमें बिजनेस का एक पूरा इम्पैक्ट छुपा हुआ है इसके अंदर। अरबों रुपए की, अरबों नहीं खरबों रुपए का एक ट्रांजिशनल इम्पैक्ट है बकरीद के अंदर। शहरों से पैसा निकल के गांव देहातों में जा रहा है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक निज़ाम है ये पूरा। कितनी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। ये जो आंटियाँ कॉस्मेटिक लगाती हैं, ये सब फैट से बनता है। नहीं, दबा लगा, ये सब क्या है? सोप। ये सोप किससे बनता है? फैट से बनता है। तो ये पूरे साल भर की इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल फाइबर क्रिएट होता है। तो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है सारा ऐसा। लेकिन अब ये थोड़ा है कि आपको खांसी बुखार हुई, डॉक्टर ने कोई आपको बड़ा टेस्ट लिख के दिया, आपने एक बड़ा बकरा लिटा दिया, लिटा के सैलानी में दिया, वो दबादब सुबह भी बकरा खा रहे हैं, शाम में हम बकरा देख रहे हैं कि अल्लाह कबूल हो जाए बस। ये हम खा नहीं रहे बकरा, साला 2400 रुपये किलो हो गया बकरा। ऐसे ही है ना भाई, जिनके घर में आता है तो पहले हमारे अब्बा ने खूब खिलाया, अब तो हमारे बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता कि हम खिलाते ही नहीं हैं। वो खा रहे मुर्गी, बिल्कुल लुल मुर्गी खा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई कौम की, ये देखें आप कैसे हिल नहीं रहे, मोबाइल लेके बैठे हुए एक जगह पे। पोल्ट्री की मुर्गी की हालत हो, जो खाएंगे आपकी फितरत में वो आएगा, सच बता रहा हूँ मैं। ये तो ये है, बीमारियां बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, नेचुरल चीज़ों से दूर हो गई, ये सारा मसला है। तो रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और रियल इन्वेस्टमेंट क्या है कि भैया धुआं निकालने वाली जगह पे डालो पैसा, वेप में नहीं, प्रोडक्शन प्रोसेस में डालो। अब वो चाहे गुड्स प्रोड्यूस करो या सर्विसेज करो भाई, ये प्रोडक्शन साइड पे जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्रिएट हो। मत खरीदो, मैं कल से समझा रहा हूँ, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी वेल्थ है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं। भले वो तुम अमीर हो रही हो बहन, उससे नौकरी थोड़ी ना जनरेट हो रही कोई।
इन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट वो अमल है जिससे आउटपुट जनरेट हो, प्रोडक्शन हो, चेयर बने, कंप्यूटर बने, कुछ बने। वो एक हद तक आप समझ में आता है, लेकिन वो टेम्परेरी इंगेजमेंट है। लेकिन आपने घर बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, हाँ, तो वो भी उनकी वेल्थ बढ़ रही है भाई, लेकिन उससे कोई एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा। लेकिन आपने 10 घर खरीद के बेच दिए, आप हो गए करोड़पति से अरबपति, है ना। अब आपने एक फैक्ट्री लगा दी, अब वो फैक्ट्री मुस्तकिल 50-60 लोगों को 12 महीने जॉब दे रही है। आप इस फर्क को समझें भाई। हम जो काम कर रहे हैं इससे, इसीलिए हमारे माशरे में मजदूर क्रिएट हो गए हैं सारे। हमारे माशरे में जो टेक्निकल लोग हैं, आईटी स्किल्स इंडिविजुअल हैं, ये टेक्निकल लोगों की प्रोडक्शन इसीलिए नहीं है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। ज़्यादा तबका आपको यही मिलेगा क्योंकि काम ही यही है लोगों के पास करने के लिए। आप देख लें, काम यही, मजदूर मिलेंगे आपको ज़्यादा, लेबर फोर्स आपकी सारी अनस्किल्ड है, क्योंकि टेक्निकल स्किल वाला ना काम कर रहे हैं, ना सोसाइटी उन्हें प्रोड्यूस कर रही है। ये समझें आप इस बात को। तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो 3 स्टेप्स हैं जो मुझे और आपको याद रखने। ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये सारी बातें लिख लेंगे अपने पास, ये काम की MCQ में आती हैं बड़ी आसान। ये क्या है सर, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट एरा से गुजरी है। इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्रोग्रेसिव साइंस। ये चूंकि सोशल साइंस का पार्ट है, ये लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपेंड होती चली जा रही है, इकोनॉमिक्स अपनी बाउंड्रीज को क्या कर रही है, एक्सपेंड करती चली जा रही है। इसीलिए इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्रोग्रेसिव साइंस। अब इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पहली बार जिस आदमी ने आइडेंटिफाई किया, उनका नाम था एडम स्मिथ, लिखा हुआ है। एडम स्मिथ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को लीड करता है। ये लीडर है एक तरीका का, जो कहता है ना रिप्रेजेंटेटिव, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का लीडर है। इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के अब्बू हैं, और इकोनॉमिक्स की अम्मी जो हैं वो वर्चुअल हैं, समझ रहे। उसका नाम है स्कार्सिटी। ये इकोनॉमिक्स की अम्मी है। स्कार्सिटी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, पढ़ा है ना हमने, थोड़ा सा बात करके आ रहे हैं। और ये जो एडम स्मिथ हैं, ये हैं पापा। किसके पापा हैं? क्योंकि एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसको सोशल साइंस से बाहर निकाल के सब्जेक्ट बनाने वाले जो इंडिविजुअल थे वो ये अंकल थे। इन्होंने ये जिस स्कूल ऑफ थॉट को लीड करते हैं उसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट, अपनी आइडियोलॉजी जो दी, वो दी कब? वो दी इन्होंने 1776 में, और एक किताब लिखी जिसे कहते हैं इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये MCQ में आया हुआ है, इकोनॉमिक्स की किताब। इसका किताब का नाम एयर भी आया हुआ है। और इनके फंडामेंटल पॉइंट क्या था? वेल्थ, दौलत। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहन में रखेंगे, डेफिनेशन को ब्रेक करके भी MCQ बनाता है, स्टडी टेक्स्ट में लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे और आपको दौलत से जोड़ता है, ये दौलत को स्टडी करने की साइंस है। अब यहाँ दौलत से मुराद क्या है, वेल्थ से मुराद क्या है? यहाँ उन्होंने जो वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट दिया, वो वेल्थ किसकी थी पता है? नेशन की वेल्थ। और नेशन की वेल्थ उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, इंक्लूड नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रिसोर्सेज। समझ रहे? तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को लीड कर रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर? यहां वेल्थ से मुराद अगर मैं कहूं तो बेसिकली यहां वेल्थ से मुराद है मैन मेड रिसोर्सेज। बुनियादी तौर पे नेचुरल रिसोर्स भी फायदेमंद उस वक्त होगा जब उस पर आप मैन मेड एफर्ट लगाएंगे। जैसे ज़मीन के नीचे कोल है, ऑयल है, गैस है, यूरेनियम है,
किसी काम का नहीं भाई, जब तक आप उसे निकालेंगे नहीं। समझें इस बात को। पाकिस्तान में गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, गैस है, लेकिन हम अगर उसे निकाल कर इस्तेमाल ना करें तो हमारे किस काम का। इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, समंदर कितना है पाकिस्तान के बारे में देखें ना, माशाल्लाह सब बेहतरीन समंदर। ये तो हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे, बस जैसा है जूं की हालत में है। वरना इतनी बड़ी कोस्टल लाइन अगर आप मेंटेन कर लें तो टूरिज्म कितना हो, आपकी सोच है। इधर आप एक एयरपोर्ट बनाएं, बेहतरीन रिजॉर्ट्स बनाएं, आप ना वो जो ब्लू बीच होता है ना, साफ सुथरा पानी साफ, वो करके यहाँ अच्छी फैसिलिटी दें, आप देखें दुनिया उतरेगी यहाँ पर यार। मगर वो मेंटेनेंस ही ना विजन है ना ऑब्जेक्टिव है, पता नहीं कब होगा, ये सब बात की बात है वो। खैर तो ये मैन मेड रिसोर्स की बात है सारी। अच्छा, एडम स्मिथ ने, अब मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ वो बात पॉइंट लिख लेंगे। एडम स्मिथ ने पहला जो फंडामेंटल पॉइंट दिया मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, वो क्या था बेटा जी? वेल्थ था। एडम स्मिथ ने वेल्थ के 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, मैं वो यहां लिखने जा रहा हूं। 4 एस्पेक्ट्स क्या थे? एडम स्मिथ बोला देखिए जी, वेल्थ, पहले वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। एक एमसीक्यू आता है, Adam Smith described the word wealth along with its 4 aspects. वो क्या है 4? नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नंबर 4 कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मैं लिखने जा रहा हूं। पहला लिखा प्रोडक्शन, फिर लिखा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, फिर लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नाम याद रखेंगे, और आखिर में लिखा कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो पहले वेल्थ को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसे एक्सचेंज करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सुन रहे हो, और फिर आखिर में क्या कर लेंगे? कंज्यूम। वेल्थ प्रोड्यूस कैसे होगी? पढ़ के आ रहे। वेल्थ इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, शाबाश, और कैपिटल के साथ एंटरप्रेन्योर, ज्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक है, अब वेल्थ को प्रोड्यूस कर लिया, चारों फैक्टर को अलाइन किया, या तो गुड्स प्रोड्यूस की या सर्विसेज, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या सर्विसेज। डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट, बैंकर्स, ऑडिटर, ये क्या है? सारे ये सर्विसेज है ना। सो ये वेल्थ प्रोड्यूस हो गई। ये चारों फैक्टर मिले, ये चारों फैक्टर को मिलाया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा जी? वेल्थ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वेल्थ एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज होती है वेल्थ? व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई पेट्रोल बेच रहा है, कोई टीचिंग अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब यहां जो बैठे हुए हो तुम कर क्या रहे हो पता है? तुम वेल्थ एक्सचेंज कर रहे हो। जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो तुम हमें दे रहे हो, और जो वैल्यू, जो बेनिफिट हमारे पास है तुम्हारे लिए, वो हम तुम्हें दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। के इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे, स्ट्रॉन्ग फाइबर से इंटरनेट का डेटा ले रहे, किसी से लैपटॉप लिया, किसी से एलईडी ली, किसी से कीबोर्ड लिया, किसी से कैमरा लिया लॉजिटेक वालों से, किसी से स्क्रीन ली, किसी से फर्नीचर, किसी से बिल्डिंग। ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज। वो हमें कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में हम उनका कंसिडरेशन, उसका बदल, उसके बदले में जो भी चीज हमने पे करनी है वो हम पे कर रहे हैं। ये हो गया। अब जब ये हो गया तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपने फीस दे दी ना, यहाँ पे जो भी दी, जितनी भी दी मुझे नहीं पता, जो फीस आपने दी मंथ के एंड में क्या होगी पता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिसने लैंड प्रोवाइड किया उसको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस और सैलरीज। कैपिटल पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर बचा कर ले जाएगा क्या? प्रॉफिट।
बढ़ गया वेल्थ। लैंडलॉर्ड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस और सैलरीज मिली, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, और जो बचा था वो प्रॉफिट कौन ले गया अपने साथ? दैट व्हाट इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब आपके अब्बा इनमें से कुछ भी लेकर घर आते हैं, मुझे नहीं पता आपके अब्बा क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, इन्वेस्टर हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। सर मेरे अब्बू इन्वेस्टर हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, गाड़ियां खरीद के बेचते हैं, वॉट एवर, शोरूम नहीं है लेकिन हमारे अब्बा के पास फंड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो गाड़ियां भी खरीद के बेचते हैं, कोई एसेट वैसेट भी खरीद के बेच देते हैं, इन्वेस्टर हैं सर मेरे अब्बा। तो आपके अब्बा को इंटरेस्ट मिलता है, वो सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, नाम है इसका। यहाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट एक वेरिएबल दिया है, ये वो नहीं है जो बैंक से मिलता जुलता है, वैसे नाम के हिसाब से वही है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट इसका अलग है। जैसे अब यहाँ अहमद भाई ने सब इन्वेस्टमेंट की है, तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मांगेगा ना कोई। जैसे मिसाल के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट के पैसे ना होते, मैं बैंक से लोन लेता तो क्या देता? तो अब एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस को ये सारी चीज़ें दे रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, अभी तुम अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिल गेट्स, सुन रहे? जेफ बेजोस का नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा ई स्टोर है अमेजॉन। तो अमेजॉन अलग है और जेफ बेजोस ये है एंटरप्राइज इदारा, और इसको बनाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर इज द वन हु सप्लाई द एंटरप्राइज। दुनिया को दिया किसने? अमेजॉन, जेफ बेजोस ने। दुनिया को किसने दिया? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने। स्टीव जॉब्स किसने दिया दुनिया को? एप्पल, मैकिन्टॉश। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? सो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सप्लाई करते हैं सोसाइटी को एंटरप्राइज। याद है वो टाइटैनिक देखने गए थे दाऊद सुलेमान, वो जो एक्सपेडाइटेशन ट्रिप पे गए थे, बाप बेटे बेचारे दोनों मर गए। उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को? एंग्रो केमिकल, एंग्रो फर्टिलाइजर, नाम सुने हैं ना आपने ये सारे, ठीक है। उसके बाद दाऊद हरकुलिस, एटलस ग्रुप, ये सब इनका है। दाऊद पब्लिक स्कूल, नाम सुना है? ये सब इनका है। कुछ ट्रस्ट बेस चल रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, क्या नाम है वो? KSBL आगा खान के बिल्कुल ऑपोजिट है, दाऊद पब्लिक के बैक साइड पे, मेन रोड पे। दाऊद पब्लिक तो गली के अंदर है, उसके ऑपोजिट साइड पे KSBL के नाम से बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी है जो MBA और ये सब कुछ करवाती है, वो उनका है। फिर कराची में बच्चों के लिए एक एग्जीबिशन वो बनाया पूरा, मैग्निफिसेंस के नाम से, वो उनका है। कई अस्पताल चलाते हैं, SIUT की कई बिल्डिंगें जो देखें, SIUT का भी जाना हो आपका वहाँ पे, सिविल हॉस्पिटल के पास, तो SIUT की दाऊद सुलेमान, दाऊद हनीफिया, ये जितनी बिल्डिंग उसके अंदर का एक इक्विपमेंट सब ये फंड करते हैं। तो कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल काम है। तो एक है एंटरप्रेन्योर, एक है एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर वन है जो एंटरप्राइज को प्रोवाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क लेगा। अच्छा, जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी ना, तो एंटरप्राइज अलग हो गई, एंटरप्रेन्योर अलग हो गया। इन दोनों को अलग करने वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एंटिटी। कंपनी रजिस्टर्ड हुई है किस नाम से? बनाने वाला ये आदमी है, इसके अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी लायबिलिटी, अपनी आमदनी पे अलग टैक्स भरेगा, कंपनी अपने प्रॉफिट पे अलग टैक्स भरेगी। एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हाँ, उस बिजनेस को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो, ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, रिस्क कौन लेगा? सारा रिस्क किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क है, एंटरप्राइज का रिस्क है, कि एंटरप्रेन्योर का रिस्क है? एक्सक्यूज मी। हाँ, तो एंटरप्रेन्योर कैसे अलग हो गया इनसे? कि एंटरप्रेन्योर इज द वन हु मेक इन्वेस्टमेंट एंड टेक रिस्क ऑफ द एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑपरेशंस। एंटरप्राइज तो एक एंटिटी है जो इसके कहने पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पे चलेगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो ऑर्गेनाइज करेगी। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज भी करेगा, रिस्क भी एक्वायर करेगा। ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एक्वायर नहीं करती। क्लियर हो गई बात? हाँ, जो जिसने कैपिटल दिया बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो। जैसे मिसाल मैंने बोला ना, अगर अहमद रजा मीर साहब, अहमद भाई जो है हमारे, अहमद जो CEO है, अगर अहमद ने सारा पैसा खुद लगाया हुआ है
तो प्रॉफिट भी उसका है और इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर अहमद भाई ने बैंक से लोन लिया, लेट सपोज कि यार मेरे पास फंड कम है, मुझे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास तो 20 लाख रुपए लेट्स से, तो मैं 30 लाख का लोन ले लूँ, तो अब इंटरेस्ट जा रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? तो वो आप इसको ऐसे देखेंगे। हाँ हाँ, कैपिटल उन्होंने जो इन्वेस्ट किए, सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, खाली जगह भरी हुई है ना, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें क्या है, लाए हैं ना, कोई तो लाया होगा ना, जो इदारा है नाम से, मतलब इदारा तो एक यूनिट है ना, मतलब नज़र आएगा ना, फिजिकल है। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो जिसने इन्वेस्टमेंट की उसको जो पैसे मिलेंगे वो अब कैश ही मिलेगा या जो भी उसका है पार्ट, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, रिवॉर्ड के हिसाब से अलग अलग है। इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रॉफिट फिक्स, प्रॉफिट कभी होता है कभी नहीं होता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा हमेशा। भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, अहमद रज़ा मीर ने बोला कि यार मैं चलाऊंगा ज़ीशान भाई ये सारा, आप मुझे 50 लाख दे दो। मैंने भाई मुझे क्या प्रॉफिट दोगे या मुझे क्या दोगे इस पर? अहमद रज़ा मीर ने बोला सर मुझे कुछ भी हो, मैं आपको साल के 50 लाख पे 10 लाख रुपए दूंगा। मैं डरने जाओ, ये ले भाई पैसे। ऐसा हुआ नहीं है, अहमद भाई माशाल्लाह खुद इंडिपेंडेंट आदमी है, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो अहमद भाई ने मुझसे 50 लाख लेके इन्वेस्टमेंट कर ली। अब अहमद भाई को 50 प्रॉफिट 5 करोड़ का हो, 5 लाख का हो, मुझे उससे कोई लेना देना, मेरे को तो मेरे 10 लाख से मतलब है, साल के 2 भाई जान छोड़। तो इंटरेस्ट यूजुअली फिक्स होता है, प्रॉफिट का तो आपको पता है, प्रॉफिट कभी होता भी है कभी नहीं भी होता भाई, प्रॉफिट तो वेरिएबल है ना, वेरी करता है ना, चेंज होता है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, जब आपके अब्बा मेरे अब्बा हम लोग पैसे ले जाके घर ले जाते हैं तो क्या करते हैं हम उस पैसे से यार? कंज्यूम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई ना, जब भी तो पैसे मिले मुझे, फिर हम कंज्यूम करते हैं। कहाँ है कंजम्पशन? ये नजर आ रही है सर, घर, गाड़ी, फ्यूल, ग्रॉसरी, यूटिलिटीज, ट्यूशन फी, मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये सब कंजम्पशन। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया, 4 उसके जो फंडामेंटल पॉइंट थे उनके बारे में बात हो गई। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी। एडम स्मिथ को जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसिज्म से चीज़ आगे बढ़ती है ना, मतलब अगर वो वहीं रहे, आज अगर ये दुनिया में जो पहली गाड़ी बनी थी, दुनिया अगर उसी को एक्सेप्ट करके चलती तो आज भी हम वही गाड़ी चला रहे होते। उस गाड़ी पे नुक्स निकला, कोई क्रिटिसिज्म हुआ, ड्रॉबैक हुआ, तो आज की गाड़ी और आज से 100 साल पुरानी गाड़ी में फ़र्क देखा आपने? आज से 100 साल पुराने कंप्यूटर में और आज के कंप्यूटर में फ़र्क देखा आपने? हम जब आपकी जगह बैठ के पढ़ते थे तो हमारे पास जो फ़ोन होते थे, जो आज आपके पास फ़ोन है, उसका फ़र्क देख समझ में आता है आपको? ये कैसे हुआ? जब पुरानी चीज़ों की कमियां सामने लाई गई। ऐसे ही है ना कि यार इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो ऐड होता चला गया फीचर, पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली गई। तो एडम स्मिथ को 2 लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कार्लेल और दूसरे अंकल का नाम था रस्किन, RUSKIN, CARLYEL, कार्लेल, और एक का नाम था रस्किन। नाम याद रखेंगे, बुक में नहीं है लेकिन कभी आ जाए हु क्रिटिसाइज तो कार्लेल और रस्किन, एक बार आदमी के कान से गुजर जाए तो बात याद रहती है, कार्लेल और रस्किन। ये 2 लोग थे, यहाँ रहते थे ईसा नगरी के पास। भाई होंगे उस वक्त के ये एमिनिएंट एक्सपर्ट थे, वो मशहूर लोग होंगे डेफिनेटली, वही उन्हीं की बात सुनी जाएगी ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं था, मशहूर लोग थे, मशहूर लोग थे उस ज़माने के। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और इस बात पर किया कि भाईजान ये डिस्मल साइंस है, शैतानी इल्म है। डिस्मल साइंस का मतलब ये मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि हर चीज़ में क्या है? वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कंजम्पशन ऑफ, एक्सचेंज ऑफ। तो भाई हर चीज़ में वेल्थ है, तो फिर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ है? हमारी सोसाइटी में वेलफेयर है नहीं है। अभी यहाँ से घर जाओ, अम्मा से खाना मांगो, अम्मा बोले भाई खाना तो दूंगी लेकिन पहले पैसे, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बेटा पानी पिलाना एक गिलास, अब्बा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ, पहले पैसे फिर पानी। बेटा मेरी शर्ट प्रेस कर दोगी, ज़रा बाहर जा रही हूँ। अबू बाहर मेरा ख्याल है 60 रुपये लेते हैं, आप 30 दे दीजिएगा, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। भाई नहीं होता ना ऐसे, हम कितने काम घर के कर रहे होते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है तेरा? बिलाल। कहाँ जा रहे हो? वो बोला मैं आंटी नमाज़ पढ़ने आ। बिलाल बेटा एक पाव दही ला दोगे हमें? तो बिलाल ने दही के पैसे रख लिए।
ठीक है, तो करते हैं ना हम यार, मोहल्ले वालों के काम, दोस्तों के काम, इर्द गिर्द के लोगों के काम, घर के काम, कुछ रिवॉर्ड लेते हैं उसके बदले में। चैरिटी करते हैं, सदका दिया, किसी को तरस आया, वो गरीब लगा, उसको कुछ पैसे दिए, ऐसे उसके बदले में कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते यार, दे दिए बस, सही है, अल्लाह उसको खुश रखे भाई। तो हम जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये तो नॉन कंपनसेटिव एंगेजमेंट है। तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो स्टिल देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो उन्होंने बोला कि जब हर चीज़ में वेल्थ आ जाएगी तो लोग तो सेल्फिश हो जाएंगे, मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। ये तो डिसमल साइंस है जो सोसाइटी को डिनोमिनेट कर देगी। लेकिन बॉस, बात तो सही, अम्मी के 3 लाल, एक की तनख्वाह 5 लाख, दूसरे की तनख्वाह 2 लाख, तीसरे की तनख्वाह 1 लाख। कौन है डार्क वाला लाल? लाल तीनों है, लाल तीनों है। जो डार्क रेड है ना वो 5 लाख वाला। इसकी हो गई शादी, बेगैरत भाग गया अपनी बीवी के साथ अलग घर में, ये रही, आओ धनुष मर जा, पीला काला, दफा इतनी मुश्किल से बड़ा किया, पढ़ा लिखा के भाग गया शादी करके। तो अभी लाल नहीं है ना भाई, अब डार्क वाला रेड कौन हो गया है? हाँ, तो बहरहाल एडम स्मिथ की बात कहीं ना कहीं तो सही थी। चाहे हम अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्वायर करें या सोशल वेलफेयर बेनिफिट, सोसाइटी का बेनिफिट, वेलफेयर के लिए, बगैर पैसे के भाई आज जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं उस दौर में बगैर पैसे के मामला, आप एक मस्जिद की तामीर हो रही है, वहाँ खड़े होकर खूब दुआएं मांगे, बोलेंगे बाबा आगे हट जाओ, जो चंदा देने आ रहे हो उनको आगे आने दो, मस्जिद बनेगी, आपकी दुआएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मस्जिद बनती किससे? मंदिर बनेगा किससे? इमाम बारगाह बनेगा किससे? ये बनता भाई फाइनेंशियल, आज तो हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं। तो क्रिटिसिज्म तो हुआ, लेकिन वे नॉट वेल रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइबल, इसलिए इकोनॉमिक्स आगे बढ़ गई। और फिर इकोनॉमिक्स आगे बढ़ी तो अगला स्कूल ऑफ थॉट जो आया उसका नाम था बेटा न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये रहा न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसको लीड कर रहा था प्रोफेसर डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मटीरियल वेलफेयर। अब मटीरियल का मतलब तो वही हो गया, वही वाली बात हो गई, वेल्थ हो गया, लेकिन उन्होंने मटीरियल के साथ क्या जोड़ दिया? हाँ, उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, बगैर वेल्थ के तो काम नहीं होगा, बट वी यूज वेल्थ फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो वेल्थ एक्वायर सेकेंडरी एंड वेलफेयर एक्वायर प्राइमरी पोजीशन इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम दौलत को इस्तेमाल करेंगे लोगों के, और इन्होंने ये डेफिनेशन दी 1890 में, एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने ये मटीरियल वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर का मतलब होता है टेंजिबल बेनिफिट, नजर आने वाला फायदा, कि भाई दुनिया एक दूसरे के लिए, सोसाइटी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए मटेरियल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंजिबल बेनिफिट। जैसे आप देखें ना, जो चीज़ें हैं, जैसे आपको चेयर मिला, रजिस्टर मिला, पेन मिला, बैग मिला, पानी की बोतल मिली, और जो है वो भानु तुम्हें चाय मिली है? अच्छा, किसी और ने पी? भाई ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, हमें तो थोड़ी कभी कभी मिलती है, इसको तो चाय मिल गई। तो ये जो चीज़ें आपके पास है सब मटीरियल है। तो इस पे फिर एल्फ्रेड मार्शल पे क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, एज अ हाउस होल्ड, वी नीड बोथ मटीरियल एज वेल एज, सिर्फ फ़ोन नहीं चाहिए ना, फ़ोन में डाटा चाहिए, खाली ये लाइट लगी भी नहीं होनी चाहिए ना, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये काम करेगी। ये सिर्फ कैमरा और ये सारा सेटअप लगाने से नहीं होगा, इस पर इंटरनेट की सर्विस जब तक नहीं होगी, यहाँ से टीचर को हटा दें आप। सो एज एन इंडिविजुअल, एज अ हाउस होल्ड, एज अ सोसाइटी, वी नीड बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। ये बात, इस पे क्रिटिसिज्म हुआ और फिर आगे बढ़ गई। अगला स्कूल ऑफ थॉट जो आया वो मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था। इसे लीड करने वाले अंकल का नाम क्या था? प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। जैसे मेसी है ना, लियोनेल मेसी, ऐसे ही लियोनेल रॉबिन्स थे। इन्होंने 1932 में दोनों को रिजेक्ट कर दिया। किन दोनों को? एडम स्मिथ को भी रिजेक्ट किया और एल्फ्रेड मार्शल को बोला यार ये पेंडुपन की बातें छोड़ो, 200 साल से लड़ लो, वेल्थ वेलफेयर। इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल अलग तरह की स्टडी है। वो क्या है? उन्होंने बोला कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट और
स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की साइंस है। ला महदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट की साइंस है। और जो इकोनॉमी, जो हाउस होल्ड, जो फैमिली, जो इंडिविजुअल, जो बिजनेस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेंगे इन सच वे दैट दे कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट, वो रैशनल एलोकेशन के ऊपर फिर उन्होंने बात की। तो वो ये फंडामेंटल पॉइंट इन्होंने दिया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और फिर उसके बाद उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया विच इज कॉल्ड चॉइस, ऑल्टरनेटिव यूज। हम मुतबादिल कब जाते हैं? हम क्यों अपनी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते? हम क्यों सब्सटीट्यूट्स की तरफ देखते हैं, है ना? यार ये अच्छा लग रहा है, कितने का है? उसने बोला सर ये तो 8,000 का है। सर 7 की क्लास कैंसिल है, इमरजेंसी हो गई। सुनना मेरी बात। तो भाई ये क्यों जो है ये आप, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, 8,000 की शर्ट है। मैंने बोला यार मेरा तो बजट ही 5,000 का है, तो मैं क्यों नहीं ले पाता? मैं चॉइस पर क्यों जाता हूँ? अच्छा चलो कुछ और दिखाओ। ये चॉइस क्यों है मेरी और आपकी जिंदगी में? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। पहला हुआ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स। इसको रॉबिन्स ने लिखा एंड्स। क्या लिखा? एक मिनट, मैं पहले पूरी बात कर लूं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया, रॉबिन्स ने दिया, वो था स्क्वायर मीन्स। इसका मतलब क्या हो गया? एंड्स का मतलब हो गया क्या? मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। स्क्वायर मीन्स का मतलब क्या हो गया? बोलो भाई, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसको कहते हैं आसान लफ्जों में क्या? चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। कौन सी जरूरी वांट है, कौन सी गैर जरूरी है? हम डेफर करते हैं ना, ये छोड़ो यार ये कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हमारी जिंदगी में चॉइस खत्म हो जाए। इफ वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्स, आपके पास खत्म होने वाली दौलत हो अगर, तो आपकी जिंदगी में चॉइस नहीं है। फिर तो आप जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे भाई। अभी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ छोड़ते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऑप्शन नहीं है ना हमारे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव। सो वो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक ऐसी बात है, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है किससे? ओकियोनोमोस से, ठीक है, जिसको हम हाउस होल्ड और मैनेज का मतलब। इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है किस वर्ड से? ओकियोनोमोस, जो ग्रीक वर्ड है जिसके दो मतलब हैं। ओकियो का मतलब है हाउस और नोमोस का मतलब है मैनेज। मगर अब जो है ना, इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट से निकले इकोनॉमिक मैनेजमेंट में चली गई। आप नोटिस करेंगे दुनिया के वो मुल्क आज डेवलप हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर लिया। आप देखिए, हर डेवलप कंट्री के अंदर एक सिमिलैरिटी है, वो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस तेज है। तो वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर है, अच्छी है। आप जाएं यहाँ से, आप एकदम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अभी आप में से कभी कोई उम्रा करने जाए, कोई दुबई जाए, आपको सारी गाड़ियाँ इलांट्रा, सोनाटा, ये टैक्सी में नज़र आएंगी। और यहाँ जिसके पास है हम उसको बड़ा सुपीरियर बोलते हैं, यार भाई इसके पास 90 लाख की गाड़ी है, मार्क एक्स चल रही है टैक्सी में। मैं तो जब अभी पिछले साल जाना अल्लाह ने बुलाया, तो मैं तो ढूंढ के गाड़ियों में बैठता था, यार इसमें बैठूंगा, इसमें बैठूंगा, यार आगे बैठूंगा, सही है यार। इधर तो भाई तो यहाँ तो इतना टैक्स है और इतनी चीज़ें, यहाँ तो वहाँ तो टैक्सी में चल रही हैं, पुलिस के पास फरारी है। वहाँ BMW भी टैक्सी में मैंने देखी। भाई लाइफ स्टाइल चेंज है ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा। वहाँ पे अब ये छोटी पीली काली पीली टैक्सी में वहाँ के तो लोग अमीर हैं, वो तो बैठेंगे ही नहीं इस पर। तो जहाँ लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, आपने नहीं देखा जो आपके रिश्तेदार बाहर से आते हैं कैसे अब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं? नेस्ले का पानी पी के पेट खराब हो जाता है। नेस्ले का पानी पी के पेट खराब हो गया आपका? उनके नलों में इससे अच्छा पानी आता है, लाइट नहीं जाती, कैसे बंद नहीं देखा आपने? बाहर निकलते हैं, लैपटॉप हैंग किया हुआ होगा, यूँ क्रॉस एंगेजमेंट पे छोटा सा बैग होगा,
अब महंगा आईफोन होगा, यूँ आएगा। यार गर्मी कितनी हुई यार, हॉर्न कितना बजा, अभी यार खड्डे, अभी गटर भर रहे हैं, अभी लाइट अभी भी जाती है। अबे हाँ भाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं जाए तो घबराहट होती है। ऐसे ही है ना, अजीब अजीब बातें करते हैं। हालांकि वो 5 साल पहले तक यहीं रहता था, लेकिन वो क्या, वो जहाँ गया वो 1-2 दिन तो अजीब आपको लगता है, 1-2 दिन तक तो आपको अजीब ही लगेगा। जब मैं पहली बार जब चाइना गया तो अजीब है यार, जब मैं बिल्डिंगें देखी मैं तो देख ही रहा था, पिंडों में तो बिल्कुल है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों के बीच में खड़ा हो ना तो चक्कर आना शुरू हो जाते थे। अबे भाई 30-30 40-40 की मंजिल की बिल्डिंग है, आम है वहाँ पे, और ज़मीन के नीचे अलग शहर है। इतना बड़ा रेलवे का सिस्टम उनका है अंडरग्राउंड, और ट्रेनें चल रही हैं लटक के हवा में, ऊपर पुल है। अबे साले क्या है साले, ऊपर भी ऊपर ऊपर अलग ट्रेन, नीचे अलग लटकने वाली ट्रेन, उसके नीचे रोड, उसके नीचे ट्रेन, क्या है ये। हमारे यहाँ एक वो ग्रीन लाइन बनी खुदा खुदा करके, ब्लू लाइन बना, तो वो देख इंडिया वालों ने अपनी वीडियो चला दी, कराची पे हमला हो गया, वो ग्रीन लाइन, वो गुलशन की तस्वीर लगा दी कि ये बम मारा हमने, तबाह हो गया। तो वो मीम बना था कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी काफ़ी है कराची के लिए। तो ये तो आप जब जाएंगे तो आप, तो फिर आप रिएक्ट करते हैं, वो नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो वो नॉर्मल कर रहे थे। वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ गैस नहीं जाती, वहाँ पानी का मसला नहीं, पानी नहीं आ रहा, टैंकर आ रहा है। कपड़े धुले, हमने कपड़े नहीं धुले, क्यों, पानी नहीं आया। अजीब मसाइल हैं। गटर में गिर गए, अभी गटर में मतलब दुनिया ब्लैक होल वहाँ ढूंढ रही है, हमारा ब्लैक होल हर गली के कोने पे, उसमें एक डंडा भी पड़ा होता है, सैटेलाइट। तो हमारे अलग मसाइल, हम हमारे मसाइल को आप दुनिया के मसाइल से कंपेयर करेंगे तो आपको अजीब सा लगे। तो ये, उसके बाद आगे बढ़े तो वो कुछ ऐसे पार्शियल ये कॉन्सेप्ट हैं, वो बात हो चुकी है इसके ऊपर। अब यहाँ से आ गया इकोनॉमिक्स का डिवीजन। बस ये थोड़ा सा बता के मैं ख़त्म करूँगा। इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ से अब चीज़ें टेक्निकल होने लगेंगी, लिखने वाला काम भी बढ़ेगा, और फिर अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो फिर पेपर का वेटेज भी उसका ज़्यादा है। तो इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक्स को 2 हेड्स में बांटा। हमारा सिलेबस भी ऐसे ही बटा हुआ है। अब मैं यहाँ से सिलेबस के ऊपर भी बात करूँ। अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो पेपर है उसका जो टाइम इलैप्स है अभी तक, उसका जो टाइम इंगेजमेंट है वो टाइम है मेरा बेटा, आप उसको जो देखें तो वो 120 मिनट, क्योंकि मिनट्स में चल रहा होता है ना मैकेनिज्म। घंटे का पेपर नहीं होता है, पेपर वो बोलने के घंटे होते हैं लेकिन वो होते हैं मिनट हैं। मैनेजमेंट आपको मिनट्स में करनी है। तो ये बेसिकली 2 आवर्स का पेपर है आपका, ठीक है। इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ MCQs आएंगे या BCQs आएंगे या मल्टी क्यूज आएंगे, वो नंबर ऑफ MCQs जो आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो कितने आएंगे सर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके 50, ठीक है। टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो हैं 100, ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मार्क का, कभी कभी 3-4 मार्क का भी आ जाता है, जिसमें 1 से ज़्यादा 3-4 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं। वो 1 से ज़्यादा ऑप्शन होंगे ना तो वो ब्लैंक की तरह ही पूछेगा, 1 से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो पूछ सकता है ब्लैंक की तरह भी, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन होते हैं नीचे, ऑप्शन के बगैर नहीं पूछेगा। तो 2 नंबर का 1 हो गया आपके पास, ठीक है। पासिंग जो परसेंटेज है आपकी, जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है। पासिंग परसेंटेज जो आपकी है वो 50% है, यानी कि आप 50 नंबर ले लें। पासिंग परसेंटेज आपका कितना है? 50% है, यानी कि आपने 25 MCQs जो हैं वो, तो सर ये तो कोई मसला ही नहीं है, लगता है ऐसा ही है। लेकिन इसमें ना कुछ सिनेरियो बेस MCQs आते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, यूं होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने ये बनाया। तो वो MCQs किस तरह के आते हैं, अब मैं थोड़ा सा उसका ब्रेकअप बनाऊँ कहाँ से आते हैं। आपका जो पेपर वेटेज है, जो पेपर का वेटेज है वो ऐसे है 30, 50 और 20। अब ये 30 क्या है? 30 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 50 आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं।
और बकिया आपका जो है वो फाइनेंस है। फाइनेंस, ठीक है। तो इसके करीबन 4 चैप्टर हैं, इसके करीबन 2 चैप्टर हैं, तो ये कितने हो गए 6, है ना, और 7 चैप्टर हैं इसके। तो टोटल चैप्टर हो गए कितने भाई साहब, 13 चैप्टर का सम है आपका टोटल सिलेबस। आईटीबी से बड़ा सिलेबस है इसका, इंग्लिश से बड़ा है, मैथ्स और अकाउंटिंग से थोड़ा कंपैरेटिवली उतना ही है। तो ये है। अब इन 13 चैप्टर्स के अंदर अभी हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। पेस शुरू में थोड़ा हमें स्लो रखना पड़ता है क्योंकि एडिशन हो रहा होता है। 10-5 दिन के बाद से इंशाल्लाह 5-6 क्लासों के बाद से हम थोड़ा एक्सेसिवली तेज़ होंगे, और इस महीने के एंड तक मेरा इंशाल्लाह टारगेट है कि मैं 4 चैप्टर को समेट दूँ। हम मिक्स एंड मैच करके पढ़ेंगे बिकॉज वो कंसिस्टेंसी ना इट स्टक्स पीपल्स की, आप एक ही चीज़ जैसी पढ़े जा रहे हैं। तो हम कुछ माइक्रो से पढ़ेंगे, कुछ मैक्रो से पढ़ेंगे और कुछ फाइनेंस पढ़े, ताकि हमारा पैकेज बनता रहे। एक अच्छा हमारा मिक्स एंड मैच चलता रहेगा तो वैरायटी आती रहती है। तो थोड़ा सा हम वैसे पढ़ेंगे। पढ़ने से वैसे पूरा भी हम देख सकते हैं, वो आपके अलाइनमेंट के ऊपर है हम किस तरह जा रहे हैं। अब अभी फ़िलहाल हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम 3 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ लेंगे मैक्रो से, फिर हम 1-2 फाइनेंस का पढ़ लेंगे, तो एक पैकेज बन जाएगा हमारा। क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी देना होता है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ए लेवल्स में या वो इस तरह इंटरमीडिएट में कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तो कुछ कवरेज हो जाती है। अगर मैं एक ही पढ़ाता रहूँ तो उनका बस यही वाला कवर होगा और बकिया फिर वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाएगा। तो वो फिर थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर वो रिकॉर्डिंग में कुछ चीज़ें पूछनी हो तो कैसे पूछें, तो वो फिर सिस्टम भी परेशान होता है, हम भी परेशान। इसलिए मैं मिक्स एंड मैच करके, ताकि 2 महीने में इतना कवरेज हो जाए कि आप डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में हो। अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस। तीसरी क्लास के बाद आप पेपर देने की बात करेंगी तो ठीक है। नहीं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं, डायग्राम एनालिसिस भी आती है। मैं उस पर अब आ रहा हूँ मैं, ज़रा आप थोड़ा टाइम नहीं वर्किंग नहीं। जैसे अब एक ब्लैंक भी है तो 2 मार्क का है, एक एमसीक्यू है वो 2 मार्क का। अब उसमें हो सकता है 1 से ज़्यादा ऑप्शन हो तो वो 2 का नहीं 4 का हो जाए, लेकिन वो टोटल डिनोमिनेशन में 50 में आएगा और वो फिर बढ़ जाएगा वैसे जैसे वो ब्रेकअप बनता है उसके हिसाब से। ये भी हो सकता है कि दो ब्लैंक हो, 2 ऑप्शंस हो। 2 ऑप्शंस वाले बहुत सारे, मल्टी ब्लैंक्स वाले भी एमसीक्यूज़ हैं पास पे अपने स्टडी टेक्स्ट के अंदर। तो वो फिर हम देखते हैं उसको, उस हिसाब से आता है तो डेफिनेटली एक में अगर 4 ब्लैंक आ रहे हैं या 2 ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसको कहीं 4 का करेगा, 3 का करेगा, तो अगले वाले को कम वेटेज का दे देगा, वो इस तरह से। हाँ, कुछ का कम ज़्यादा होता है लेकिन ओवरऑल वेटेज में वो सेम आता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के कुछ ज़्यादा आ जाएंगे, किसी कुछ ज़्यादा आएंगे, ऐसा नहीं होता। वेटेज बैलेंस वेटेज होता है। हाँ, ऐसे समझें, ऐसे यही समझें आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि हर 10 में से एमसीक्यूज़ का डिनोमिनेशन कैसा होगा, तो जैसे 10-10 के 5 सेट बने, 50 आएंगे ना एमसीक्यू, तो 10 एमसीक्यू का एक सेट बना के हम बात करते हैं, ताकि हमें उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं, अभी स्टैट्स में पढ़ोगे, ताकि हम एक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे भाई किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं। अगर मैं 10 एमसीक्यूज़ की बात करूँगा ना, तो 10 में से 4 तो आते हैं नॉलेज बेस, स्ट्रेट नॉलेज बेस होंगे। अब नॉलेज क्या है, जो हम बातें बता रहे हैं आपको, ये नॉलेज का पार्ट है सारी, ठीक है। और एक होता है जिनमें लॉजिकल रीजनिंग होती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी इकोनॉमी के अंदर, बैंक रेट्स को बढ़ा देगी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन ये एक सिनेरियो है। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे इन ऑर्डर टू मेक इट कंट्रोल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सो हाउ इट विल अफेक्ट विल टू सेव। अब इसमें एक वेरिएबल ऐसे ही कंफ्यूज करने का था, वो था इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो ज़्यादा है। एक मिनट रुको। अब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो पावर टू सेव कम होगा, इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह। अब क्या है, अब ये लॉजिकल, अब इसमें सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे। भाई देखो, मैं साइमल्टेनियसली 2 बातें की, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यही हुआ ना। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पावर टू सेव तो है ही नहीं, तो विल टू सेव कद्दू होगी, कद्दू होगी। अब ये सिनेरियो है, अब हर आदमी इसको अलग तरीके से रियलाइज करेगा। अब ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे,
न्यूट्रल इफेक्ट, सेविंग इंक्रीज होगी, सेविंग डिक्रीज होगी, नो इफेक्ट या न्यूट्रल। अब ये कैसे किस तरह से बनेगा, क्या ऑप्शंस आएंगे, ये देखने वाली बात। ऐसे आएंगे 4-5 ऐसे एमसीक्यू आएंगे। तो 4 एमसीक्यू आ गए सिनेरियो बेस, ये नॉलेज बेस हो गया। 4 एमसीक्यू हो गए तकरीबन सिनेरियो बेस, और 2 आ गए आपके कंप्यूटेशन वाले एमसीक्यू, जिसमें कोई फॉर्मूला होगा, कोई न्यूमेरिकल होगा। अभी आएंगे फॉर्मूला, अब शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लास से। छोटा मोटा कोई फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने के लिए, इलास्टिसिटी हो गई, एक्सेलरेटर निकाल दो, मल्टीप्लायर निकाल दो, कंजम्पशन फंक्शन लगा दो, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दो, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे 2 मार्क के। ऐसे कोई माइक्रो का या फाइनेंस का कोई फॉर्मूला बेस एमसीक्यू होगा। तो ऐसे 10 का एक सेट बना, तो अगले सेट में फिर ऐसे ही होगा। अच्छा, किस चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, ये बड़ा बच्चों को होता है, तो सर पहले वही पढ़ा दें। अब हर बच्चे का, चूंकि ये इंसान नहीं बनाता, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करता है। हमने सर मेरा 4थे चैप्टर से बहुत एमसीक्यू आए, कोई कहता नहीं सर मेरे तो 2 आए खाली, मेरे फाइनेंस से ज़्यादा आ गए। तो अब ये रैंडम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो हम मीटिंग्स में जाते हैं, क्योंकि मैं स्टडी टेक्स पे भी काम कर चुका हूँ, पिछला जो स्टडी टेक्स था उसमें भी मेरा काम है, अभी भी जो स्टडी टेक्स नया बन रहा था उसमें जो मीटिंग हुई है उसका भी मैं पार्ट था। कॉन्टीन्यूसली सारा इनपुट हमने दिया, सिलेबस रिव्यू कमेटी में मैं था। लिखने के में वो पैसे कम दे रहे हैं इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो फिर वो जो लिख रहे हैं वो भी मेरे कोऑर्डिनेशन में, उनसे भी मेरी बात होती रहती है। अल्लाह की रहमत है बस ये। तो वो अब उसमें जो कुछ इनपुट हमारा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का अपना ऑब्जर्वेशन है, आते एमसीक्यू बैलेंस ही है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक चैप्टर से 100 आ गए और किसी एक चैप्टर से कुछ भी नहीं आया। वो बच्चा जज नहीं कर पा रहा होता है कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। वो कुछ मोटी मोटी बातें पकड़ के बोलता है मेरा ये वाला ज़्यादा आया था। एक होता है ना इंसान के लाशऊर में रह जाता है, जहाँ वो फंस गया, जैसे होता है ना जहाँ कहीं वो जाके फंस गया कि यार यही भाई मेरा तो यही बहुत आया है यार, इसमें मेरा टाइम लग गया, तो आप बाहर निकल के वही बोलना शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस पेपर आता है, हर एरिया से थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। तो ये आज की क्लास का एक समअप था। अगली क्लास, अब चूँकि टाइम थोड़ा सा हो गया, 12:30 हो गए, ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो अब जो है वो आप अगली क्लास मेरी अगर कल होती है तो हम यहाँ से इंशाल्लाह एक थोड़ा सा पेस बढ़ा के और तेज़ इंगेज करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं खुद पढ़ा, हाँ पूरा लिखना ही नहीं है, पूरा लिखने का काम ही नहीं, नोट्स बनाएंगे, टाइम ज़ाया नहीं करें, समरी मेंटेन करते रहें, एक्स्ट्रा बातों को ऐड अप करते रहें, सारी काम की बातें जमा कर लें। पास पेपर है और स्टडी बैंक है, उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, तैयारी हो जाए। भेज दूँ? भेज दूँ। इसमें ये नहीं है कि कौन सा सही किया और कौन सा, बस नंबर नहीं आते। जो पास होते हैं उनके नंबर नहीं आते। नंबर आ गया मतलब हो गया काम। अगर आई कैप ने आपके नंबर आपको बता दिए, इसका मतलब आपका हो गया काम तमाम। आई कैप नंबर नहीं बताए, अब आप 100 के 100 सही करके हैं, नंबर नहीं बताता आई कैप, वो आगे होता है। अब इसमें मेरिट वो लाएगा जो 5 पेपर दे, 5 में अच्छा परफॉर्म करे, और किसी 1-2 में आउटस्टैंडिंगली इतना अनएक्सपेक्टेड वो, तो फिर ऐसा कोई हीरा अभी तक तो नहीं हुआ जब से पीआरसी आया है। अल्लाह करे आप कर लें।